वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एसिड्स एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट। सबसे पहले हम एसिड्स एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट का मीनिंग करेंगे। एसिड्स लायबिलिटी मैनेजमेंट रिलेट्स टू द मैनेजमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस शीट। जो हमारी एसिड्स एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट है किसके साथ रिलेट करती है? जो हमारी बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर होता है हमारी मैनेजमेंट का, उसके साथ रिलेट करती है। मैनेज द बैलेंस शीट इन दैट वे to maximize the earning from interest while all our risk kept in mind and minimize। जो हम अपना रिस्क को माइंड में सेट करते हैं उन्हें एसिड लायबिलिटी मैनेजमेंट मिनिमाइज करती है और हमारी अर्निंग को मैक्सिमाइज करने के लिए हेल्प करती है, हमारी उसे मैनेज करने के लिए एसिड लायबिलिटी मैनेजमेंट। Basically, assets and liability management is the process in which we manage the use of assets, cash flow, inflow, outflow। बेसिकली क्या होता है, जो हमारी assets and liability management वो एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या करते हैं हम, जो जितनी भी हमारी assets होती हैं हमारी मैनेजमेंट की, उन्हें हम मैनेज करते हैं कि एसिड्स का कैश फ्लो कितना है, इनफ्लो कितना है और एसिड्स का आउटफ्लो कितना होता है। इन सभी को हम मैनेज करते हैं एसिड्स एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट के अंदर। ALM reduce the risk liability of a company which can be created if a company not pay its liability on time। तो जो ALM होता है वो रिस्क, जो हमारी कंपनी की रिस्क लाइबिलिटी होती है उसे रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अगर कोई भी कंपनी अगर अपनी लाइबिलिटी को टाइम पे नहीं करती तो तब हमारे रिस्क को रिड्यूस करने में हमारी हेल्प कौन करता है? एसिड्स एंड लाइबिलिटी मैनेजमेंट। Assets and liability management is the active process of planning, organizing and controlling of all the assets and liability। ALM हमारा एक एक्टिव प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या करते हैं, जितनी भी हमारी एसेट्स एंड लाइबिलिटी होती है हमारी मैनेजमेंट के अंदर, हम उसकी प्लानिंग करते हैं, उनकी ऑर्गेनाइजिंग करते हैं और उन्हें हम इफेक्टिव वे में कंट्रोल करते हैं। Functions of ALM, assets and liability management। Thus, ALM functions includes that type of tools from which the risk of liquidity, interest rate risk, trading risk can be minimized। बेसिकली जो एसेट्स एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट का वो फंक्शन क्या होता है कि वो रिस्क, जो हमारी लिक्विडिटी का रिस्क होता है, हमारा जो इंटरेस्ट रेट का रिस्क होता है या फिर हमारी ट्रेडिंग का रिस्क होता है, उन सभी को मिनिमाइज करना, रिड्यूस करना। फर्स्ट फंक्शन है हमारा फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क। द करंट एंड प्रोस्पेक्टिव रिस्क अराइजिंग व्हेन द बैंक्स आर अनेबल टू मीट देयर ऑब्लिगेशन। जो हमारा करंट और प्रोस्पेक्टिव रिस्क है वो कब अराइज होता है? जब कोई भी बैंक जो उनकी ऑब्लिगेशन होती है उन्हें मीट नहीं कर पाता, तो तब हमारा करंट और प्रोस्पेक्टिव रिस्क अराइज होता है। फ्रॉम एन ALM प्रोस्पेक्टिव फोकस इज ऑन द फंडिंग द लिक्विडिटी रिस्क ऑफ द मैनेजमेंट। तब हमारी जो एसिड्स एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट होती है उनका फोकस कहाँ पर होता है कि जो हमारा करंट और प्रोस्पेक्टिव रिस्क होता है उसकी फंडिंग को मैनेज करना, कि हम कैसे जो रिस्क है उसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, हम रिस्क की लिक्विडिटी को कैसे मैनेज कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट रिस्क। Movements and fluctuations in the interest rate arises some interest rate risk and their impact on the future cash flow। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी मूवमेंट्स और फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं इंटरेस्ट रेट के अंदर, और जब इन इंटरेस्ट रेट के अंदर हम राइज होते हैं तब ऑब्वियसली हमारा जो इंटरेस्ट रेट का रिस्क है वो भी राइज होता है और उसका इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ता है? हमारी जो फ्यूचर के अंदर जो हमारी कैश फ्लो होती है, हमारी एसिड्स और लायबिलिटी का कैश फ्लो होता है, उसके ऊपर हमारा इम्पैक्ट पड़ता है हमारा इंटरेस्ट रेट का रिस्क का। उसका इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ता है? डायरेक्टली हमारी जो कैश फ्लो होती है एसिड्स एंड लायबिलिटी का, उसके ऊपर पड़ता है। Currency risk management। The risk of losses resulting from the movement in the exchange rate। जो हमारा करेंसी रिस्क मैनेजमेंट है वो भी फंक्शन है हमारा एसेट्स एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट का। एसेट्स एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट हमारी हेल्प करती है कि जो हमारा करेंसी का रिस्क है, जो एक्सचेंज रेट है, हमारी जो फॉरेन करेंसी है उसके एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट करते रहते हैं, इसलिए हमारा एक्सचेंज रेट के अंदर रिस्क आता है। तो एसेट्स एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट उस रिस्क को मिनिमाइज करने में हेल्प करती है करेंसी रिस्क मैनेजमेंट को। फंडिंग एंड कैपिटल मैनेजमेंट एज all the mechanism to ensure the maintenance of adequate
क्वांटिटी ऑफ कैपिटल ऑन द कंटिन्यू बेसिस। जो हमारी फंडिंग और कैपिटल मैनेजमेंट है उसके अंदर क्या है कि हमारी एएलएम इंश्योर करती है कि जो अगर हमारी जो कैपिटल है वो एक सफिशेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है तो उसकी मेंटेनेंस को इंश्योर करके रखती है कि उसमें कोई भी चेंजेस ना आए, मतलब कि वो मेंटेन रहे हमारी जो कैपिटल है हमारी मैनेजमेंट के अंदर की अगर इन केस हमें फ्यूचर के अंदर उस कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो हम उस कैपिटल को यूज़ कर सके। हम कैपिटल को मेंटेन करके रखते हैं सफिशेंट कैपिटल। बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल नीड्स इन द कैपिटल मैनेजमेंट, कि हमें तो शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल दोनों की नीड पड़ सकती है कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर, इसलिए हम एक कैपिटल सफिशेंट फंड्स को मेंटेन करके रखते हैं। इट इज़ कोऑर्डिनेटेड विद द बैंक्स ओवरऑल स्ट्रैटेजीज एंड प्लानिंग साइकिल। ये ओवरऑल किसके साथ कोऑर्डिनेट होती है, जितनी भी हमारी बैंक्स की स्ट्रैटेजीज होती हैं और जो भी बैंकिंग के हमारे प्लानिंग साइकिल्स होते हैं उसके साथ रिलेट करती है। ALM deals with aspects related to credit risk. ALM deals with aspects related to credit risk as this function is also to manage the impact of entire credit portfolio. जो ALM है वो डील किसके साथ करता है, वो जितने भी हमारे एस्पेक्ट्स होते हैं क्रेडिट रिस्क की उसके साथ और उनकी फंक्शनिंग के साथ, जैसे कि उनका इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है हमारी क्रेडिट पोर्टफोलियो के अंदर की, कैश कितनी है, हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, हम लोगों को लोन कितने प्रोवाइड कर रहे हैं, इन सभी को बैलेंस शीट के अंदर मेंटेन करने में हेल्प करता है कि हमें क्रेडिट रिस्क ना अराइज हो। हम क्रेडिट रिस्क को अगर क्रेडिट रिस्क बाई चांस अराइज हो जाता है तो हम उसके साथ डील कैसे करें, इस सभी के लिए ALM की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। जैसे कि मैंने बताया कि एसेट्स और लाइबिलिटी मैनेजमेंट पूरी तरह किसके साथ रिलेट करती है, हमारी बैलेंस शीट के अंदर, और बैलेंस शीट के अंदर हमारी लाइबिलिटीज़ और एसेट्स आती हैं। इसलिए हम जो हमारी लाइबिलिटीज़ के कंपोनेंट्स और जो हमारी एसेट्स के कंपोनेंट्स हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लाइबिलिटीज़ के कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कैपिटल। इट इज़ कंसीडर टू बी ए लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड। कैपिटल को हम लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड की तरह कंसीडर करते हैं। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द डोमेस्टिक एंड फॉरेन बैंक्स इज़ प्रिस्क्राइब्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो भी हमारी मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है हमारे जो डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन बैंक के अंदर, वो कौन डिसाइड करता है, हमारा जो रिजर्व बैंक होता है हमारा इंडिया का वो। रिजर्व एंड सेल्फलेस। The components under this item includes the statutory reserve, capital reserve, share premium, revenue and other reserve and the balance sheet in the profit and loss account। हमारे रिजर्व्स के अंदर जो भी हमारे स्टैट्यूटरी रिजर्व्स होते हैं, हमारा जो कैपिटल रिजर्व होता है, हमारा जो भी प्रीमियम होता है शेयर के अंदर, वो सभी आ जाते हैं, और हमारी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का बैलेंस क्या आ रहा है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। डिपॉजिट्स। मेन सोर्स ऑफ फंड्स फॉर द बैंक्स इज़ डिपॉजिट। बैंक के अंदर जो हमारा मेन सोर्स होता है फंड्स का वो कौन होता है, डिपॉजिट। द डिपॉजिट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज ए डिमांड डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट्स, सेविंग बैंक अकाउंट, कॉल डिपॉजिट्स एक्सेट्रा। बोरोविंग्स। बैंक कैन बोरो फ्रॉम द अदर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जब बैंक के पास एक सफिशेंट फंड नहीं होता तो तब बैंक या तो फिर दूसरे बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर मनी को बोरो कर सकता है। Other liabilities and provisions. The other liabilities of the bank are grouped into the following categories, जैसे कि बिल पेबल होगी हमारी, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट होगी, इंटरेस्ट एक्रूड एक्सेट्रा। ये सभी हमारे अदर लाइबिलिटीज़ और प्रोविज़न के अंदर आ जाते हैं। पहले हमने किए थे हमारे लाइबिलिटीज़ के कंपोनेंट्स, अब हम करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एसिड्स। सबसे पहले कैश एंड बैलेंसेस विद RBI। ऑल द कैश एसिड्स ऑफ द बैंक आर लिस्टेड अंडर दिस अकाउंट। जितनी भी हमारी कैश एसिड्स होती है हमारी बैंक्स की वो हम इस अकाउंट के अंदर लिस्टेड कर देते हैं। एंड इन द फॉर्म ऑफ मोस्ट लिक्विडिटी अकाउंट held by any bank. The cash assets consist of the following: cash in hand, balance with the RBI, balance with the banks and money at call and short notice। ये सभी हमारे कैश एंड बैलेंसेस विद RBI के अंदर हम इंक्लूड करते हैं, मतलब कि उसके अंडर आ जाते हैं। इन्वेस्टमेंट।
A major assets item in the balance sheet of a bank is investment in various kinds of securities. जो हमारी मेजर एसिड्स के अंदर जो हमारी आ जाती हैं बैलेंस शीट के अंदर, वो क्या होती है हमारी इन्वेस्टमेंट, जो कि हम बहुत सारी सिक्योरिटीज़ के अंदर करते हैं. दिस इंक्लूड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़, शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए और कोई भी अदर इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा. Advances. The most important of the assets item on the bank's balance sheet are advances. These advances which represent the credit extended by the bank to its customer forms a major part of the assets for all the banks. हमारी जो बैलेंस शीट आ जाती है उसकी एसिड साइड में हमारा जो एडवांसेस है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम्स है, और हम ये एडवांसेस को किसे रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, जो हमारी क्रेडिट होती है हमारी जो कस्टमर्स की, उन्हें कि कस्टमर्स के कितने क्रेडिट डिपॉजिट किए हैं, कितने क्रेडिट विड्रॉ किए हैं, वो सभी डिटेल्स हम एडवांसेस के अंदर रिकॉर्ड करते हैं. फिक्स्ड एसिड्स. ऑल द फिक्स्ड एसिड्स ऑफ द बैंक. जितनी भी फिक्स एसिड्स होती हैं हमारी बैंक्स की, अदर एसिड्स हो जाएं या कॉन्टीजेंट्स लाइबिलिटीज़, ऑब्लिगेशंस में और मे नॉट अराइज इन फ्यूचर. हम कॉन्टीजेंट्स लाइबिलिटीज़ को भी बैंक्स की बैलेंस शीट के एसिड साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, जिनकी ऑब्लिगेशंस अराइज भी हो सकती है और नहीं भी अराइज हो सकती फ्यूचर के अंदर.